तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था रिएक्ट का, वापस से हमने बेसिक से स्टार्ट किया था पूरा एंड रिएक्ट को समझा था एंड उसके अलावा फंक्शन कंपोनेंट को भी समझा था। राइट। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि रिएक्ट का फीचर क्या है तो आपको क्या क्या बोलना है। पहले तो आपको बोलना है कि जो रिएक्ट है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है। रिएक्ट के अंदर हम जो कंपोनेंट बनाते हैं वो रियूजेबल कंपोनेंट होता है। हम उसको एक प्रोजेक्ट से निकाल कर दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, या फिर सेम प्रोजेक्ट में जितना चाहिए उतना यूज कर सकते हैं। राइट। उसके अलावा जो रिएक्ट होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब उसमें सिर्फ एक ही HTML का फाइल होता है, ओनली वन, ओनली ए सिंगल इंडेक्स डॉट HTML फाइल। राइट। उसके अलावा जो HTML का जो रिएक्ट का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें क्या रिफ्रेशिंग नहीं होता है। मीन्स हमको पेज को रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। पेज को रिलोड करने से हम बच जाते हैं बार बार। तो ये कुछ रिएक्ट के फीचर है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये बताना है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि रिएक्ट में हम कौन से कंपोनेंट पे काम कर सकते हैं। तो रिएक्ट में बेसिकली दो कंपोनेंट हम बना के काम कर सकते हैं, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट, एक होता है क्लास कंपोनेंट। पहले रिएक्ट में सिर्फ क्लास कंपोनेंट था, बट अभी कैसा है फंक्शन कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो धीरे धीरे अभी सब लोग रिएक्ट का फंक्शन कंपोनेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ समय के बाद हो सकता है कि जो क्लास कंपोनेंट उसको निकाल दिया जाए रिएक्ट में से। बट अभी फिलहाल हम लोग फंक्शन कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट दोनों पे काम कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम फंक्शन कंपोनेंट पे काम करेंगे। तो लास्ट टाइम तो हमने देख लिया था कि फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, कैसे काम करना है, कुछ हमने टास्क भी किए थे। जैसे कि हमने बनाया था काउंटर ऐप बनाया था, स्वाइड ऐप बनाया था एंड कंट्री गाइड ऐप का जो एपीआई था उसको कॉल करके डेटा को डिस्प्ले करा के हमने देखा था लास्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कंपोनेंट। ये सारा चीज हमने फंक्शन कंपोनेंट में किया था। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज क्लास कंपोनेंट को देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट में हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। राइट। थोड़ा सा दोनों का नॉलेज होना चाहिए, फंक्शन कंपोनेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, क्लास कंपोनेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा सा इन फ्यूचर समझो तुमने कोई ऐसा कोड देख लिया जिसमें क्लास कंपोनेंट यूज हो रहा है, तो तुमको लाइक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फर्स्ट टाइम है या फिर ये कौन सी चीज आ गई। ठीक है, तुमको आइडिया होना चाहिए। इसके लिए मैं आज क्लास कंपोनेंट के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो चलो चलते हैं क्लास कंपोनेंट का करने के लिए। हाँ, सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ। इसका नाम रखता हूँ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स करके मैंने ये फोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ क्लास कंपोनेंट। क्लास क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट करके फोल्डर बना लिया। उसके अंदर एक मैं फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखता हूँ काउंटर डॉट जेएसएक्स। ठीक है। तो देखो सेम है, कंपोनेंट्स करके फोल्डर है, उसमें क्लास कंपोनेंट करके फोल्डर है, उसके अंदर मैंने काउंटर डॉट जेएसएक्स बना लिया। ठीक है। अब ये सेम प्रोग्राम करेंगे जो हमने कल किया था, सेम होगा बट क्लास कंपोनेंट में होगा। ठीक है, प्रोग्राम तो सेम है बट क्लास कंपोनेंट में कैसे काम करना है वो आज हम देखेंगे। तो बेसिकली कैसे चालू करना है, तो आपको बट सेम जैसे कि हमने कल किया था सेम इधर भी वही करना है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो पहले रिएक्ट लाइब्रेरी को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। उसके बाद तुमको क्या बनाने का, क्लास बनाने का है, तो तुम बना सकते हो क्लास। लास्ट टाइम हमने क्या बनाया था, फंक्शन बनाया था, फंक्शन। बट आज फंक्शन नहीं, आज क्लास बनाओगे। तो क्लास लिखो, देन क्लास का नाम लिखो जो भी तुम लिखना चाहते हो। बेसिकली हम फाइल का नाम जो भी दिए थे वही क्लास का नाम भी दे देंगे। ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, एक्सटेंड्स करेगा, मतलब इनहेरिट करेगा। इनहेरिट हमको पता है जावास्क्रिप्ट में हमने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल एंड हाइब्रिड भी हमने देखा था। राइट। तो हमने इनहेरिटेंस पता है इनहेरिटेंस क्या होता है, और इनहेरिटेंस को विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड किया जाता है। तो ये हमारा जो कंपोनेंट है वो इनहेरिट करता है किसको, तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को ये इनहेरिट करता है, कंपोनेंट। ठीक है। तो काउंटर करके हमारा जो कंपोनेंट है वो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को इनहेरिट करता है। ठीक है। इनहेरिट किया तो क्या हो सकता है, ये जो काउंटर है इसका जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो फंक्शंस वगैरह है उसका यूज कर सकता है। या फिर तुम ऐसा समझ सकते हो, ये जो हमारा काउंटर करके हमारा जो कंपोनेंट है ना वो भी एक क्लास कंपोनेंट बन गया, क्योंकि ये जो एक क्लास कंपोनेंट है। राइट। ये क्लास कंपोनेंट तो हमारा ये भी क्या बन गया, क्लास कंपोनेंट बन गया। तो ये क्लास कंपोनेंट बन गया हमारा। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्लास का जो भी चीजें हैं उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तुम इसमें वो कुछ HTML को रेंडर करवाना है तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो इसके अंदर ना हमको रेंडर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, रेंडर। ठीक है। अभी फंक्शन में कैसा था, डायरेक्टली हम रिटर्न कर सकते थे, रिटर्न। बट क्लास के अंदर हमको क्या यूज करना है, रेंडर का यूज करना है, रेंडर फंक्शन का यूज करना है पहले तो। इस तरीके से रेंडर लिखना है और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर जाकर रिटर्न करना है। रिटर्न डायरेक्टली नहीं करना है, इसके अंदर जाकर रिटर्न करना है इस तरीके से। जो फंक्शन कंपोनेंट था उसमें कैसा था, डायरेक्टली हम रिटर्न कर सकते हैं, बट इसके अंदर
पहले रेंडर फंक्शन यूज करो और उसके अंदर जाकर रिटर्न करो। राइट, रेंडर फंक्शन यूज करो, उसके अंदर रिटर्न करो। और मैं इसके अंदर कुछ टाइटल डाल देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ काउंटर। ये हमारा काउंटर ऐप बन जाएगा। ठीक है, काउंटर ऐप हमारा बन गया है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कुछ H2 में मैं काउंटर का वैल्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ, जो भी हमारा काउंटर का वैल्यू होगा। तो काउंटर का वैल्यू मैं बाय डिफॉल्ट जीरो रखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने काउंटर का वैल्यू जीरो रखा है। अब मैं क्या बनाऊंगा, थ्री बटन्स बना लूंगा, जैसे कि हमने कल भी बनाया था थ्री बटन्स। तो बना लेते हैं। ये बटन है हमारा, जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट ले लेता हूँ, एंड रीसेट भी ले लेता हूँ। तो कुछ बटन है हमारे पास, इंक्रीमेंट बटन है, डिक्रीमेंट बटन है, रीसेट बटन है। इससे हमारा काम हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ, ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज होना चाहिए बाय वन। डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो ये जो वैल्यू है डिक्रीज होना चाहिए बाय वन। रीसेट पे क्लिक करूँ तो ये जो वैल्यू है रीसेट टू जीरो हो जाना चाहिए। तो ये काम हम कैसे करेंगे, क्लास कंपोनेंट के अंदर। तो चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल, जिसके अंदर में ये जो जीरो है ना, ये जो काउंट है, उसका वैल्यू मैं स्टोर करूंगा। तो हमने जो फंक्शन कंपोनेंट देखा था, फंक्शन कंपोनेंट में कैसा था कि हम लोग स्टेट बनाते थे। मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये जो फंक्शन कंपोनेंट था हमारा काउंटर का, उसमें हम स्टेट बनाते थे इस तरीके से, स्टेट। ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट के अंदर हम डायरेक्टली वेरिएबल नहीं बना सकते, हमको स्टेट का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग फंक्शन कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाते हैं। पर जो क्लास कंपोनेंट है ना, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो क्लास कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल बनाना पॉसिबल है। तो कैसे बनाओगे वेरिएबल, तो क्लास के अंदर ना सबसे पहला कंस्ट्रक्टर का यूज करने का, कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर लिखने का क्लास के अंदर। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या करोगे, पहले सुपर कीवर्ड को कॉल करोगे। सुपर कीवर्ड का मतलब क्या है, ये सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल है, मतलब सुपर कीवर्ड है जो क्या करता है, इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको कॉल करता है। सुपर कीवर्ड ये यहाँ पर का लिखने का मतलब यही है कि ये जो इमीडिएट पेरेंट क्लास है इसका, काउंटर का इमीडिएट पेरेंट क्लास जो है कंपोनेंट, उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा पहले, उसके बाद जाकर इसके नीचे का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा इस तरीके से। तो इसलिए हम लोग इधर सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब देखो इसमें वेरिएबल बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट स्टेट और इसके अंदर जाकर आप क्या कर सकते हो, कोई वेरिएबल बना सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया काउंट और उसका वैल्यू बना दिया जीरो, इस तरीके से। तो ये सिंटेक्स होगा क्लास कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल बनाने का। अगर क्लास कंपोनेंट के अंदर तुमको कोई भी वेरिएबल बनाना है तो इस तरीके से उसको बनाओगे। कंस्ट्रक्टर लिखोगे, सुपर कीवर्ड को कॉल करोगे, उसके अंदर लिखोगे दिस डॉट स्टेट और उसके अंदर बनाओगे वेरिएबल इस तरीके से। चलो इतना समझ में आया कि कैसे करना है, वेरिएबल कैसे बनाना है। चलो अभी फंक्शन बनाते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट वाला फंक्शन बनाएंगे और इसका वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज एंड रीसेट करके देखेंगे। अब कैसे बनाना है, तो सिंपल सा है, मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, एरो फंक्शन बना सकते हो। तो मैं बना रहा हूँ एरो फंक्शन, पर ये कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूँ। हम्म। तो ये हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है इंक्रीमेंट। अभी मुझे क्या करना है, इसका जो वैल्यू है वो मुझे चेंज करना है। तो उसको चेंज कैसे करूंगा, तो देखो इस तरीके का सिंटेक्स कुछ होगा, दिस डॉट सेट स्टेट। पहले तो दिस डॉट सेट स्टेट लिखोगे, करली ब्रेस पैरेंथेसिस का यूज करोगे, उसमें करली ब्रेसेस का यूज करोगे इस तरीके से। जरा सिंटेक्स देख लो, इस तरीके से सिंटेक्स है हमारा। वेरिएबल बनाने के लिए ऐसा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, और उसको चेंज करने के लिए जो भी इसका वेरिएबल है, मतलब इसके अंदर तुमने जो भी वेरिएबल बनाया, अगर उसका वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो इस तरीके का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, वो जो काउंट है ना उसका अपडेटेड वैल्यू पकड़ा सकते हो। तो मैं क्या पकड़ाना चाहूंगा कि उसका जो पुराना वैल्यू है, तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, उसका जो पुराना वैल्यू है उसमें +1 कर दो। राइट, उसका ओल्ड जो वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू में तुमको क्या करना है, +1 करना है। और ये जो वैल्यू जनरेट होगा वो बन जाएगा काउंट का न्यू वैल्यू, न्यू। राइट, इस तरीके का मैंने सिंटेक्स इधर लिख दिया। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कि वेरिएबल कैसे बनाना है और उसका वैल्यू चेंज कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है? किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है यहाँ पर अभी के अभी। किसी कोई डाउट, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं। शाश्वत, सिद्धि, प्राची, मयूरेश, हर्षिता, डाउट है तो यस, नहीं डाउट है तो नो, दैट्स ऑल। अगर नहीं समझ में आए तो बता सकते हो, फिर से एक बार बता दूंगा। शाश्वत को डाउट नहीं है, ओके। एंड बाकी लोग, आर यू देयर इन द मीट और नॉट, मुझे समझ में ही नहीं आता है।
ओके, मयूरज बोल रहा है वापस से रिपीट करो। ठीक है, वापस से रिपीट करता हूँ। प्राची, हर्षिता, जूली, सिद्धि। ओके श्योर, वापस से रिपीट कर देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। तो इतना तो समझा ना कि हमने क्या किया, एक क्लास कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर हमने रेंडर फंक्शन को यूज किया, रेंडर फंक्शन को। और रेंडर फंक्शन के अंदर तुमको क्या करना है, रिटर्न करना है तुम्हारा HTML एलिमेंट। रेंडर फंक्शन के अंदर रिटर्न करना है। इतना तो समझा, इतना तो क्लियर है, राइट? इतना क्लियर है क्या? आंसर दो, इतना क्लियर है कि रेंडर फंक्शन के अंदर हमको एलिमेंट को रिटर्न करना है? ठीक है, इतना क्लियर है। चलो, तो इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे मुझे क्या करना है, ये जो मेरा वैल्यू है ना, तो मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है, वेरिएबल में। तो अभी क्लास के अंदर वेरिएबल कैसे बनाए? तो अगर तुमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट, वो ट्यूटोरियल देखा है, वो सेशन देखा है हमारा, तो तुमको आइडिया होगा कि जावा क्लास के अंदर हम लोग कैसे कम एलिमेंट्स बनाए, कैसे फंक्शंस बनाए, कैसे उसको यूज करें। ये सारा चीज हमने उधर किया हुआ है। तो फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं यूज करूंगा कंस्ट्रक्टर का। तो क्लास के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर लिखा मैंने पहले। उसके बाद क्या यूज करने का, सुपर सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल यूज करने का। ये हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल है। अब ये सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल क्या होता है, देखो। तो जब तुम, ये जो तुम्हारा क्लास है काउंटर, इसका जब कंस्ट्रक्टर तुम कॉल करोगे, तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल मतलब ये वाला, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए पहले तो। ये ऐसा समझ रहे हो? तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, उसके बाद जाकर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ऐसा सिंटेक्स लिखना पड़ता है कि पहले जो हमारा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जाकर हमारा जो चाइल्ड क्लास है, उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। अब तुमको पता होगा, ये पेरेंट क्लास हो गया, ये हमारा ये चाइल्ड क्लास हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, एक्सटेंड्स कीवर्ड है। इनहेरिट किया, कौन सा इनहेरिट किया, सिंगल इनहेरिटेंस किया, राइट? तो पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, तो हम क्या करेंगे, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसके बाद जाकर हमारा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर का जो भी कोड होगा वो रन होगा। तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहला तो मुझे एक वेरिएबल बनाना है। तो उसको क्या, कैसे बनाएंगे? सिंटेक्स है दिस डॉट स्टेट। आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट, इक्वल टू लगाने का, करली ब्रेसेस लगाने का। अब इसके अंदर तुमको जो भी वेरिएबल बनाना है तुम बना सकते हो। तो मैंने लिखा काउंट कॉलन 0। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का और उसका वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, क्लास कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल बना सकते हो। तो मैंने बना लिया क्लास कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है, मतलब मॉडिफाई करना है, लाइक इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, रीसेट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, फंक्शंस। तो अभी मैं चलता है क्या करके क्या बनाता हूँ, फंक्शंस बना लेता हूँ। सबसे पहला मेरा फंक्शन रहेगा इंक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, तो एरो फंक्शन बना लेता हूँ मैं। एरो फंक्शन क्या होता है हमने पहले ही देख रखा है, ठीक है? तो ये हमारा फंक्शन रेडी है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसका जो वैल्यू है, काउंट काउंट का जो वैल्यू है वो मुझे चेंज करना है, ठीक है? तो चल देखते हैं कैसे चेंज किया जाए इसको। तो मुझे करना है दिस डॉट सेट स्टेट, STAT, दिस डॉट सेट स्टेट। इस तरीके से आपको सिंटेक्स लिखना है, दिस डॉट सेट स्टेट। देखो यहाँ पर क्या लिखे थे, वेरिएबल बनाने के लिए दिस डॉट स्टेट। जब उसको चेंज करना है तो लिखोगे दिस डॉट सेट स्टेट। समझ रहे हो, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर सेट स्टेट। और इसके अंदर तुमको जो भी वैल्यू अपडेट करनी है वो, और उसका लेटेस्ट वैल्यू क्या रखना है तुमको। तो उसका जो पुराना वैल्यू है, तो पुराना वैल्यू कैसे मिलेगा उसका, ये काउंट का पुराना वैल्यू कैसे मिलेगा, तो तुम लिखना चाहोगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। इस तरीके से दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। इससे मुझे उसका पुराना वैल्यू मिलेगा और उसमें मैं +1 कर दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, काउंट का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, काउंट का वैल्यू अपडेट। सेम इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, डिक्रीमेंट कर सकते हो और रीसेट कर सकते हो। यहाँ पर डिक्रीमेंट बन जाएगा अभी, DECREMENT, डिक्रीमेंट। और डिक्रीमेंट में क्या कर दूंगा, इधर मैं -1 कर दूंगा। इसी तरीके से रीसेट बन जाएगा, RESET, रीसेट। और रीसेट में क्या कर दूंगा, इसका वैल्यू मैं कर दूंगा 0, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट का फंक्शन। और ये फंक्शन को मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर मैं कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में इस फंक्शन कॉल
कॉल कर लूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में इस तरीके से सिंटेक्स बनाओ, इस तरीके से। अब देखो तुमको फंक्शन भी कॉल करना है ना, तुमको ये वाला फंक्शन कॉल करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, दिस डॉट इंक्रीमेंट। ये वाला फंक्शन कॉल करना है तो लिखना पड़ेगा दिस डॉट डिक्रीमेंट। ये वाला फंक्शन कॉल करना है तो लिखना पड़ेगा दिस डॉट रीसेट। तो दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, दिस कीवर्ड बार बार। तो इस तरीके से तुमको दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा इधर। ठीक है, ये डिफरेंस है हमारा क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, कि क्लास कंपोनेंट में हर जगह हमको दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है और फंक्शन कंपोनेंट में दिस कीवर्ड यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हो गया हमारा। तो मोस्टली तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने डन कर लिया है। क्या समझ में आया अभी, क्या अभी भी कोई डाउट है? मयूरेश अभी क्लियर हुआ, हर्षिता, मयूरेश एंड हर्षिता, ओके, एंड हर्षिता, यस, ओके, श्योर। तो इस तरीके से क्या करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसा हमने कल फंक्शन कंपोनेंट में काम किया था एग्जैक्टली वैसा ही कोड है। जस्ट इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर सुपर एंड दिस कीवर्ड का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा तुमको, और वेरिएबल बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वहां पर हमने स्टेट बनाया था इस तरीके से, हमने स्टेट का यूज किया था। यहाँ पर इस तरीके से वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल बनाने का तरीका अलग है, उसको मॉडिफाई करने का तरीका अलग है, तुमको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट कोड नहीं है। अभी क्या करना है, मुझे इस कंपोनेंट को यूज करना है, ये तो हमारा कंपोनेंट हो गया, उसको मुझे दूसरे फाइल में यूज करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा विथ डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट किया तो दूसरे फाइल में क्या कर सकता हूँ, मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। किसको इंपोर्ट कर लूंगा, काउंटर वाले ऐप को इंपोर्ट कर लूंगा। तो काउंटर, और काउंटर कहाँ से आएगा, फ्रॉम सिंगल कोड के अंदर। सिंगल कोड के अंदर तो काउंटर नहीं है, हम लोग लगाएंगे डॉट स्लैश, और उसके बाद मुझे कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर क्लास कंपोनेंट के अंदर, और उसके अंदर मुझे मिलेगा काउंटर। तो ये काउंटर दो बार आ जाएगा तो एरर देगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले वाले को कमेंट कर देता हूँ। तो पहले वाले काउंटर को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया इस तरीके से। या फिर मैं ये भी सब कमेंट कर देता हूँ, ये भी मुझे नहीं चाहिए, अभी बस मुझे क्लास पे काम करूंगा, तो ये सब मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब मेरा हो गया एक कमेंट, इस सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सब कमेंट है, सबको मैंने कमेंट आउट कर दिया है, सिर्फ एक ही है हमारा काउंटर जो कि हमको डिस्प्ले होना चाहिए, और वो ही होगा। ठीक है, तो चलो हमारा प्रोजेक्ट तो ये तो रेडी है, इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको कमांड लिखना पड़ेगा npm स्टार्ट, npm npm स्टार्ट। npm स्टार्ट लिखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। तो हमारा ये रन हो चुका है, जरा इसको इंक्रीमेंट करके देखते हैं। तो नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट करके देखते हैं, नहीं हो रहा, रीसेट करके देखते हैं, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा देखते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट नहीं हो रहा, कुछ हमने मिस आउट कर दिया क्या यहाँ पर। अच्छा, ये जो वैल्यू हो तो चेंज ही नहीं किया, राइट, ये वैल्यू को भी चेंज करो। ठीक है, इसमें तो हमने लिखना भूल गए, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर अभी देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, एंड रीसेट हो रहा है। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट हमने इधर बना लिया है। समझा सबको कैसे किया हमने। तो सेम जैसा कि हमने क्लास कम फंक्शन कंपोनेंट में काम किया था उसी तरीके से इसमें भी काम करना है, बट थोड़ी चीजें अलग है जिसको आपको अंडरस्टैंड करके लेना है, समझ के लेना है। तो आपसे ये तुमको समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक दूसरा कोई टास्क करते हैं। तो नेक्स्ट टास्क लेता हूं मैं सोआइड कंपोनेंट का। ठीक है, तो सारा प्रैक्टिस आज ही कर लेते हैं क्लास कंपोनेंट का, जिससे तुम्हारा डाउट जो भी हो क्लियर हो जाए आज ही। नेक्स्ट है हमारा सोआइड, अब इसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो इधर भी सेम वही करेंगे, इंपोर्ट कर लूंगा मैं, किसको इंपोर्ट करूंगा, रिएक्ट को। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं बना लूंगा क्लास, क्लास का नाम रखूंगा सो हाइड, क्लास का नाम होगा हमारा सो हाइड, जो कि एक्सटेंड्स करेगा
किसको, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को एक्सटेंड करेगा, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट इस तरीके से, ठीक है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को एक्सटेंड करेगा और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा क्लास कंपोनेंट बन गया। अभी क्या करता है, रेंडर करता है, रेंडर फंक्शन का यूज करेगा, रेंडर फंक्शन का, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं इस तरीके से, उसके अंदर रिटर्न करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा क्लास कंपोनेंट रेडी हो चुका है। इसको दूसरे फाइल में यूज करने के लिए मैं यहाँ से कर दूंगा एक्सपोर्ट DEFAULT, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो मैं इसको दूसरे फाइल में यूज कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, H1 से इसका टाइटल लिख दूंगा, इसका टाइटल लिखूंगा सो हाइड, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक कंटेंट बना लेता हूँ जिसमें लिखता हूँ वेब एप्लीकेशन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिव कंटेनर बना लेता हूँ, उसके अंदर दो बटन बनाऊंगा। तो एक बटन का नाम होगा सो, दूसरे बटन का नाम होगा हाइड। तो ये सारा चीज तो हमने कल भी देखा था, इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए फिलहाल तो अभी क्या करना है, मुझे सो हाइड कंपोनेंट बनाना है। तो इसके लिए भी मुझे क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल। अब वेरिएबल कैसे बनाओगे, तो सिंपल से हमने देख लिया है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम बनाओगे, तुमको जो भी वेरिएबल बनाना है, पहले सुपर कीवर्ड को कॉल कर लो। तो हमने सुपर कीवर्ड कॉल कर लिया, उसके बाद वैल्यू चेंज करेंगे दिस डॉट स्टेट, और इसमें कोई भी वेरिएबल तुमको बनाना है बना सकते हो। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ FLAG फ्लैग, उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट रखूंगा ट्रू, बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू होगा ट्रू। तो एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बना लिया जिसका वैल्यू मैंने रखा ट्रू, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, दो फंक्शन बनाऊंगा, एक का नाम होगा सो, तो सो नाम का एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, एरो फंक्शन बना लेता हूँ, एरो फंक्शन मेरा रेडी है। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू को चेंज करूंगा, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ दिस डॉट सेट स्टेट, और फ्लैग का वैल्यू ट्रू कर सकता हूँ जब मैं सो पे क्लिक करूंगा। सेम इसी तरीके से हो सकता है हाइड का वैल्यू, तो हाइड में क्या करूंगा, फॉल्स करूंगा इस तरीके से। तो जब मैं सो पे क्लिक करूंगा तो फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा ट्रू, हाइड पे क्लिक करूंगा तो फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा फॉल्स, राइट। तो चलते इसको यूज करके देखते हैं। तो बस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में सो फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो कर लेते हैं एरो की तरह दिस डॉट सो फंक्शन। तो हमने सो फंक्शन को कॉल कर लिया, ऑन क्लिक में दिस डॉट हाइड फंक्शन कॉल कर लेंगे, दिस डॉट हाइड। तो इस तरीके से मैंने सो फंक्शन को कॉल कर लिया, हाइड फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अभी क्या करना है, ये जो कंटेंट है उसको रेंडर भी तो करवाना है, डिपेंड ऑन कंडीशन। तो कैसे रेंडर करवाएंगे, इसको मैं कट कर लेता हूँ पहले तो, और यहाँ पर मैं इस तरीके का सिंटेक्स लिखता हूँ जो कि हमने पहले भी देखा है। अगर दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग, अगर इसका वैल्यू ट्रू है, अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो जाकर ये कंपोनेंट होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक दिखेगा। इस तरीके का सिंटेक्स लिखना चाहिए, या इस तरीके का सिंटेक्स होता है, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो जाकर ये दिखेगा, अगर इसका वैल्यू फॉल्स है तो ये दिखेगा, मतलब ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक। तो इस तरीके का मैंने सिंटेक्स लिख दिया। चलो अब इसको यूज करके देखते हैं। तो इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, app.js में जाऊंगा और इधर इंपोर्ट करूंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा, मेरा सो हाइड को कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा इस तरीके से, और मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। चलो देखते हैं, अपना आउटपुट देखते हैं। तो सो हाइड कंपोनेंट आ गया, हाइड करता हूँ, सो करता हूँ, हाइड सो, हाइड सो, ठीक है। देख लिया हमने कैसे काम करना है। तो यहाँ पर ये भी समझ लिया हमने कि अगर मुझे किसी एलिमेंट को कंडीशन के बेसिस पर रेंडर करवाना है तो किस तरीके से हम करवा सकते हैं, राइट। ये हमने देख लिया। तो काउंटर ऐप भी हमारा क्लियर हो गया कि कैसे करना है, सो हाइड भी क्लियर हो गया कैसे करना है। तो कोई डाउट है इसमें, किसी को, किसी को कोई डाउट इसमें? नो, चलो इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आगे का बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा होगा लिस्ट कंपोनेंट। मींस हमने उसमें भी देखा था लिस्ट ऑफ डेटा। समझो हमारे पास एक डेटा है, स्टैटिक डेटा होगा, समझो ये डेटा सर्वर साइड से आ रहा है, किसी एपीआई कॉलिंग से आ रहा है, बट उसको रेंडर किस तरीके से करवाने का, मतलब किस किस तरीके से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना, टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना, कार्ड्स के फॉर्म में डिस्प्ले करवाना, ये सारा चीज हमने कल देखा था। तो इसी चीज को अभी फंक्शन कंपोनेंट में ना करके क्लास कंपोनेंट में करना है, क्लास में। अब इस चीज को क्लास में कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। क्लिक, इसको क्लास में कैसे करना है। तो हम इधर में बनाता हूँ एक लिस्ट कंपोनेंट, ठीक है, LIST लिस्ट, COMPONENT लिस्ट कंपोनेंट डॉट JSX। तो मैंने एक लिस्ट कंपोनेंट बना लिया, उसमें देखते हैं इसको कैसे करें। तो सिंपल सा, तो पहले यही रहेगा कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो,
क्लास काउंटर एक्सटेंड्स करेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को इस तरीके से। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा, अच्छा काउंटर नहीं है, काउंटर नहीं है, इसका नाम क्या रखेंगे, लिस्ट कंपोनेंट, लिस्ट कंपोनेंट, COMPONENT, COMPONENT, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक क्लास कंपोनेंट बना लिया जिसका नाम मैंने लिस्ट कंपोनेंट रखा है। इसके अंदर क्या कॉल करेंगे, रेंडर फंक्शन कॉल करेंगे सबसे पहला, तो रेंडर फंक्शन। अब रेंडर फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, HTML एलिमेंट को रिटर्न करेंगे इस तरीके से। तो ये हमने एक सिंटेक्स लिख दिया क्लास कंपोनेंट का, ये हमारा बेसिक सा सिंटेक्स हो गया क्लास कंपोनेंट का। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, तो मैं कुछ डेटा बना लेता हूँ, टेम्पररी डेटा, जो कि मुझे रेंडर करवाने का है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहला तो मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, या कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा तो भी सबसे पहला मैं इधर एम्प्लॉय लिस्ट बना लेता हूँ, एम्प्लॉय नाम का एक लिस्ट होगा हमारा, और इसमें मैं क्या करूंगा, डेटा रखूंगा, लिस्ट ऑफ डेटा रखूंगा इस तरीके से। ये हमने फंक्शन कंपोनेंट में भी देखा था। सबसे पहले तो मैं आईडी बना लूंगा, आईडी के बाद नेम होगा, नेम के बाद रोल होगा, नेम के बाद रोल के बाद हमारा डिपार्टमेंट भी ले लेता हूँ कि क्या डिपार्टमेंट रखना चाहिए। डिपार्टमेंट भी ले लेता हूँ। इस तरीके से हमारा एक कंपोनेंट रेडी हो गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, कोमा लगाता हूँ। इस तरीके से हम लोग तो थोड़ा सा और भी सैंपल डेटा बना लो, ठीक है, 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से मैंने कुछ सैंपल डेटा बना लिया, देख सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने 5 सैंपल डेटा बना के रख लिया, तो मेरे पास 5 सैंपल डेटा है। चलो अब इसका यूज करते हैं 5 सैंपल डेटा का, कि किस तरीके से इसको रेंडर करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। तो इसको रेंडर करवा दें कि किस किस तरीके से रेंडर करवा सकते हो। तो सबसे पहला तो मैं चालू करता हूँ अपना लिस्ट के फॉर्म में, समझो मुझे डेटा जो है लिस्ट के फॉर्म में रेंडर करवाना है। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, अगर इसके अंदर डेटा है, पहली बात तो ये देखेंगे, अगर इसके अंदर डेटा है, अगर डेटा है तो फिर क्या करेंगे, दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट डॉट मैप, मैप को कॉल करेंगे, और मैप के अंदर क्या होगा, एक एम्प्लॉय का डेटा आएगा, और उसको मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा, और एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यूज कर सकता हूँ। तो समझो मैं कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ, H1 को एलिमेंट को रिटर्न करवा देता हूँ, H1 एलिमेंट को रिटर्न। अब यहाँ पर कुछ एरर मिल रहा है, क्यों एरर मिल रहा है देखता हूँ। हम्म, पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और क्या क्या मुझे रेंडर करवाना है, आईडी को, नेम को, रोल को एंड डिपार्टमेंट को रेंडर करवाना है। तो आईडी को रेंडर करवाने के लिए E.id हो जाएगा हमारा, उसके बाद कोमा लगा लेता हूँ, नेम को रेंडर करवा दूंगा, तो नेम हो जाएगा, रोल हो जाएगा, डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रेंडर करवा दिया, ठीक है। रेंडर करवाने के बाद ये हमने इधर इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। अगर इसके अंदर डेटा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ब्लैंक लगा दूंगा इस तरीके से। तो देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने तो चेक किया इसके अंदर डेटा है कि नहीं। अगर इसके अंदर डेटा प्रेजेंट है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर डेटा प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा इस तरीके से। अब समझो मुझे इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, इसको सिंटेक्स को देख लो अच्छे से किस तरीके से लिखा हुआ है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, देख लो इसको। ओके, कोई भी डाउट नहीं है। हम्म, 1 मिनट मुझे देना।
चलो इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो इसको यूज़ करके देख लेते हैं। इधर पहले तो लिख लो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट है डिफ़ॉल्ट, एंड इसको क्या करो, ऐप डॉट जेएस के अंदर कॉल कर लो। तो मैं इधर कॉल कर लेता हूँ, इंपोर्ट किया मैंने, एंड क्या नाम था उसका, लिस्ट कंपोनेंट, लिस्ट कंपोनेंट, ये मैंने इसको इंपोर्ट भी कर लिया, एंड उसको मैं अभी यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, लिस्ट कंपोनेंट को, ठीक है, यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो लिस्ट कंपोनेंट को मैंने यूज़ कर लिया। चलो देखते हैं आउटपुट, आउटपुट क्या होता है। देखो आउटपुट इस तरीके से आ गया, तो जितना भी डेटा था वो रेंडर हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग टेबल के फॉर्म में भी रेंडर करवा सकते हैं, कार्ड्स के फॉर्म में भी रेंडर करवा सकते हैं। तो चलो एक बार टेबल और कार्ड्स को भी देख लेते हैं कि टेबल में कैसे रेंडर करवाए, कार्ड्स में भी कैसे करवाए। ये सारी चीज़ें, सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रखो। तो मैं ज़्यादा कोड नहीं लिखूंगा, मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, या फिर मैं लिख भी सकता हूँ। हाँ हाँ, लिख ही लेता हूँ, ज़्यादा टाइम उतना नहीं लगेगा मेरे को। तो सिंपल सा है, टेबल कंपोनेंट बना लेता हूँ एक टेबल। टेबल के अंदर हमको क्या रहेगा, टी हेड रहेगा, THEAD, टी टेबल हेड की बना दिया मैंने। उसके अंदर एक रो चालू करूंगा, रो के अंदर अभी क्या रहेगा हमारे पास, TH रहेगा, ID रहेगा, नेम रहेगा, रोल रहेगा, डिपार्टमेंट रहेगा। ये हमारा टेबल का हेडिंग रेडी हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टेबल का बॉडी रेडी करूंगा, टेबल का बॉडी। अब टेबल के बॉडी में क्या रहेगा, रो रहेगा, तो रो के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, अगर इसके अंदर डेटा है तो फिर मुझे क्या करने का, मैप फंक्शन चलाने का और पूरा डेटा प्रिंट करने का। इस तरीके से देखो, इस तरीके से सिंटेक्स होगा। अगर इसके अंदर डेटा है तो ये मैप फंक्शन चलाओ, उसमें एक रो के अंदर सारा डेटा प्रिंट करो, आईडी, नेम, रोल, डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर इसके अंदर डेटा नहीं होगा तो ब्लैंक प्रिंट होगा, ब्लैंक। चलो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो लेफ्ट साइड में टेबल प्रिंट हो रहा है, लेफ्ट साइड में देख सकते हो पूरा टेबल है, पांच पांच रोज है हमारे पास, पांच के पांच रोज आ गए। सेम इसी को कार्ड के फॉर्म में भी कर सकते हो, कार्ड। अभी जो कार्ड है ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कार्ड को, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कार्ड को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सेम ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट। अगर इसके अंदर डेटा है, अगर इसके अंदर डेटा है तो आप ये सब, तो एम्प्लॉय लिस्ट मैप चलाओगे और कार्ड बना के प्रिंट करवा दोगे, जैसे कि आईडी, नेम, रोल, और डिपार्टमेंट भी था इसके अंदर, डिपार्टमेंट भी प्रिंट करवा लो, डिपार्टमेंट इधर होगा, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट प्रिंट करवा सकते हो। और ये समझो रहने दो, अगर रखना है तो। अगर इसके अंदर डेटा नहीं है, अभी करली ब्रेसेस, इसको पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट, थोड़ा साइज छोटा करता हूँ। अभी क्या है, दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, अब ये कहाँ बंद हो रहा है, करली ब्रेसेस यहाँ चालू किया, यहाँ आई थिंक बंद हो रहा है, राइट। हाँ, अगर इसमें डेटा नहीं है तो इसको ब्लैंक करेंगे इस तरीके से। जरा प्रीटियर कॉल करते हैं, हाँ अच्छे से हो गया अभी फॉर्मेट, देख सकते हो। पहले तो हमने लिया, अगर इसके अंदर डेटा है तो जाके ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर डेटा नहीं है तो ब्लैंक प्रिंट होगा इस तरीके से। तो इस तरीके का सिंटेक्स होगा। अब इसको चेक कर सकता हूँ मैं, कुछ एरर आ रहा है, एम्प्लॉय लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एम्प्लॉय लिस्ट इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। अच्छा, दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, दिस कीवर्ड लगाना जरूरी है। तो दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, अभी देख सकते हैं कार्ड्स के फॉर्म में आ गया, एम्प्लॉय 1 2 3 4 5। तो कार्ड्स के फॉर्म में भी हमने इसको रेंडर करवा दिया। तो इस तरीके से हम इसके साथ काम कर सकते हैं। समझ में आया सबको? ओके, हर्षिता का रिस्पॉन्स आया। बाकी लोग, शाश्वत, जूली, प्राची, शाश्वत, यस, एंड जूली। ओके, जूली का भी रिस्पॉन्स आ गया, ओके। तो चलो, अच्छा है कि अगर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से समझ गए क्लास कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है।
बहुत अच्छी बात है। तो इसको आगे चलते हैं हम लोग। और इसके बाद हमने क्या किया था, कल कल हमने काउंटर कंट्री गाइड ऐप बनाया था, राइट। कंट्री गाइड ऐप जिसमें एपीआई कॉल करना था, एपीआई कॉलिंग। हम्म। तो तुमने इसका रिमेनिंग टास्क कंप्लीट किया क्या? अभी मैंने बनाया था कल कंट्री गाइड है, और शायद से मैंने कुछ टास्क भी दिया था, वो टास्क कंप्लीट हुआ? अभी तक के टास्क कंप्लीट हुए कि नहीं हुए आपके? मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ टास्क दिए थे, एंड रिएक्ट के अंदर भी दे चुका हूँ। रिएक्ट के अंदर मैंने लास्ट टाइम दिया था कि जो गिटहब वाला हमने जावास्क्रिप्ट में किया था वो तुमको रिएक्ट में करना था। टास्क कंप्लीट हुआ है? मयूरेश, शाश्वत, जूली, प्राची, एक एक करके पूछते हैं। शाश्वत, टास्क कंप्लीट हुआ? नहीं कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट हुआ है बट? स्टार्ट ही नहीं किए। मयूरेश? नहीं। प्राची? नहीं हुआ। जूली? अरे कैसे काम चलेगा? अगर तुम टास्क नहीं कर रहे हो तो मतलब फिर तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो। इस तरीके से कैसे चलेगा? तो आज का जो भी पढ़ाया वो सब समझ में आया पूरा? काउंटर, सो वाइड, कंट्री गाइड है, कंट्री तो हमने उसमें किया था, ये सब समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ। हम्म, ये डायग्राम तुमको दिख रहा है? डायग्राम विजिबल है सबको? ओके। तो अभी समझते हैं हम लोग रिएक्ट का कंपोनेंट लाइफ साइकिल। इसकी इधर टाइटल भी देख सकते हो, लाइफ साइकिल है। तो जो हम लोग कंपोनेंट पढ़ते हैं उसका लाइफ साइकिल भी होता है कि जब कंपोनेंट बनने से लेकर कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होने तक क्या क्या चीजें होती है, वो पूरा अभी हमको देखने का है। जरा समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है माउंटिंग करके, माउंटिंग। अब इसमें क्या है देखो, जब भी कोई भी कंपोनेंट लोड करते हो, राइट, कभी भी कोई भी कंपोनेंट लोड करते हो तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर चलता है, सबसे पहला कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तुमको पता है, हमने बना रखा है, इसमें कुछ नया नहीं, वापस दिखाता हूँ। तो सबसे पहला क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता है, और उसके अंदर जो भी तुमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है सबसे पहला। तो ये तो हमने जावास्क्रिप्ट में भी सीखा था कि क्लास जब बनता है, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर चलता है। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक है। जैसे ही रिएक्ट का कंपोनेंट रेडी होगा, मतलब कंपोनेंट जैसे ही रेंडर होगा, डिस्प्ले होगा, रेडी होगा, वैसे ही कंस्ट्रक्टर चलेगा। उसके बाद समझो, उसके बाद चलता है रेंडर फंक्शन, रेंडर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर के बाद क्या चलेगा, रेंडर फंक्शन चलेगा। रेंडर फंक्शन को देख सकते हो, हमने रेंडर फंक्शन बनाया है, नीचे देख सकते हो, ये हमारा है रेंडर फंक्शन, रेंडर, रेंडर फंक्शन चलेगा। उसके बाद रेंडर फंक्शन के बाद क्या चलता है, कंपोनेंट डिड माउंट। तो ये एक फंक्शन है, ये एक लाइफ साइकिल फंक्शन है, कंपोनेंट डिड माउंट लाइफ साइकिल फंक्शन, जो कि कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर फंक्शन के चलने के बाद चलता है। याद रखना, ये फंक्शन हम बनाएंगे,
ठीक है, तो ये एक लाइफ साइकिल फंक्शन है, कंपोनेंट डिड माउंट, मींस माउंट होने के बाद ये फंक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद रेंडर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो, कंस्ट्रक्टर हो गया, रेंडर भी हो गया, कंपोनेंट डिड माउंट भी हो गया, उसके बाद क्या? तो उसके बाद ना, अगर समझो क्यू कोई न्यू प्रॉप्स आ रहा है, न्यू प्रॉप्स, अभी हमने प्रॉप्स तो नहीं सीखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में प्रॉपर्टीज पास कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज, या कुछ वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, या डेटा पास कर सकते हैं, जिसको प्रॉप्स कहते हैं। तो इसको भी हम देख लेंगे प्रॉप्स क्या होता है, राइट, प्रॉप्स को भी देख लेते हैं। अभी समझो कोई प्रॉप्स आता है ना, तो उसके बाद बेसिकली रेंडर फंक्शन उसके लिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट देखो कोई भी प्रॉप्स आए तो उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, बस प्रॉप्स आता है। तो प्रॉप्स ऐसा है, अगर प्रॉप्स आ रहा है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, यहाँ से देखो समझ लो, अगर मैं इसको शॉर्ट भी करूँ, या तो फिर ऐसा भी समझ सकते हो, दूसरे का नाम क्या है, अपडेटिंग नाम है, अपडेटिंग। अपडेटिंग का मतलब होता है, देखो, ये जो भी कंपोनेंट हमारा रेंडर हुआ है, उसमें अगर कुछ भी अपडेट हो रहा है, कुछ भी अपडेट होगा ना, कुछ भी, अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट चलने वाला है तुम्हारा रेंडर फंक्शन, एंड रेंडर के बाद चलेगा तुम्हारा कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट। तो पहले कुछ भी चेंज होगा तो पहले रेंडर चलेगा, उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट चलेगा। तो समझो तुमको कुछ कोड लिखना है, जो कि जैसे ही समझो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो, राइट, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो, तो ऑटोमेटिक ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, कंपोनेंट डिड अपडेट। तो इसके अंदर तुम ऐसा कुछ कोड डाल सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो तो तुमको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, या एपीआई कॉल करना है, या कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, तो तुम उसको कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर कॉल कर सकते हो, या कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर तुम उसका कोड लिख सकते हो। नेक्स्ट है अनमाउंटिंग, मतलब जब हमारा कंपोनेंट मतलब डेड होगा, मीन्स जब हम उस कंपोनेंट को छोड़कर दूसरे पेज पे जाएंगे या दूसरे कंपोनेंट पे जाएंगे, समझ रहे हो ना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जब हम रीडायरेक्ट होंगे या फिर स्विच करेंगे, उस समय क्या हो जाएगा, अनमाउंटिंग हो जाएगा। अनमाउंटिंग मतलब कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट करके जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये होता है हमारा कंपोनेंट, रिएक्ट के कंपोनेंट का लाइफ साइकिल। क्या होता है, रिएक्ट के कंपोनेंट का लाइफ साइकिल होता है, सबसे पहला माउंटिंग है, माउंटिंग के बाद कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बाद होता है रेंडर, रेंडर के बाद होता है कंपोनेंट डिड माउंट। उसके बाद जब भी कोई अपडेट होगा तो पहले कॉल होगा रेंडर, रेंडर के बाद होगा कंपोनेंट विल, कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, जब भी अनमाउंटिंग होगा तो कॉल होगा कंपोनेंट विल अनमाउंट, ऐसा। तो ये कुछ लाइफ साइकिल मेथड है जिसको आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, चाहे तो इसका फोटो ले लो या गूगल पे सर्च कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे इंटरव्यू का कि कंपोनेंट का लाइफ साइकिल बताओ। ठीक है, कंपोनेंट का लाइफ साइकिल, तो ये तुमको पता होना चाहिए, कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या है रिएक्ट का। इतना क्लियर है कंपोनेंट लाइफ साइकिल? तो चलते हैं और थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल को कैसा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर एक टास्क बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं लाइफ साइकिल कंपोनेंट। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ लाइफ, CYCL, लाइफ साइकिल कंपोनेंट डॉट JSX। और मैं इसमें क्या करता हूँ, जो मेरा काउंटर ऐप है ना उसी का कोड उठाता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसके अंदर डाल देता हूँ कंट्रोल V। ठीक है, सेम कोड मैंने डाल दिया। इसका नाम मैं रख दूंगा लाइफ साइकिल कंपोनेंट, रख दिया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइफ साइकिल कंपोनेंट रख दिया। ठीक है, आप देखो इसके अंदर मैं क्या क्या चेंज करूंगा। तो जैसे कि मुझे पता है सबसे पहला क्या कॉल होगा, जब भी ये कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा या रेंडर होगा, सबसे पहला तो कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिखूंगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया, कॉल किया, और इधर 3 डॉट लगा देता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारा ये इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, रीसेट हो गया, ये 3 तरीके के फंक्शन हो गए। मतलब ये तीनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, हमारा जो काउंट नाम का वेरिएबल है उसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, अपडेट। ठीक है, तो एक और चीज था कि कंस्ट्रक्टर चलने के बाद तो ऑटोमेटिक क्या चल जाएगा, रेंडर चल जाएगा। तो रेंडर के अंदर भी एक मैसेज लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, हमारा रेंडर कॉल होगा, तो रेंडर कॉल इस तरीके से, जिससे हमको समझ में आएगा कि लाइफ साइकिल इधर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। तो मैं इधर एक फंक्शन बना लेता हूँ, कंपोनेंट डिड माउंट, इधर कंपोनेंट डिड माउंट होता है एक फंक्शन, उसको मैं बना लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ है।
ठीक है, एक और होता है, अगर कुछ भी अपडेट होता है तो क्या कॉल होगा, कंपोनेंट डीड अपडेट कॉल होगा, कंपोनेंट डीड अपडेट। तो उसमें कंपोनेंट डीड अपडेट कॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। चलो इसको अब देखते हैं कि कैसे कैसे कॉल हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ये लोड होगा तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद रेंडर चलना चाहिए, और उसके बाद कंपोनेंट डीड माउंट कॉल होगा। और जब भी कुछ चेंज होगा, लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट, जब भी तुम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करोगे, उस समय रेंडर चलेगा एंड कंपोनेंट डीड अपडेट चलेगा। चलो चेक करते हैं कि ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, इसको कॉल तो किया नहीं ना हमने, इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया हमने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट करूँगा मैं लिस्ट ऑफ डेटा नहीं, इसका नाम है लाइफ साइकिल कंपोनेंट। लाइफ साइकिल कंपोनेंट को मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। और बाकी जो भी कंपोनेंट दिख रहे हैं मैं उसको कमेंट कर दूंगा। फिलहाल मुझे बाकी कंपोनेंट नहीं चाहिए अभी फिलहाल। जितना भी कंपोनेंट था मैंने क्या कर दिया, सबको कमेंट आउट कर दिया। नहीं चाहिए अभी, क्या है, सिर्फ लाइफ साइकिल कंपोनेंट दिखना चाहिए, लाइफ साइकिल कंपोनेंट। तो चलो देखते हैं। तो ये मेरा एक तरीके का लाइफ साइकिल कंपोनेंट है। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ओपन करता हूँ। ठीक है, जरा इसको रिफ्रेश मारता हूँ। रिफ्रेश मारने से देखो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 बार कॉल हो रहा है, हो सकता है इंटरनली ये 2 बार रेंडर हुआ, ये मुझे भी नहीं पता है कि क्या होता है। बट सबसे पहला क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बाद ये क्या किया होगा कि सबसे पहला कंस्ट्रक्टर के बाद होता है रेंडर, सेकंड पोजीशन पे रेंडर, जैसे कि हम देख सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर है फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर है रेंडर। तो कंस्ट्रक्टर उसके बाद रेंडर। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, रेंडर कॉल हुआ, उसके बाद क्या कॉल होगा, कंपोनेंट डीड माउंट कॉल होगा। तो यहाँ पर भी लाइफ साइकिल में देख सकते हो कंपोनेंट डीड माउंट, ये हमारा कॉल हुआ। तो अब समझो इंक्रीमेंट करता हूँ मैं, चेंज करूंगा, इंक्रीमेंट किया मैंने। तो इंक्रीमेंट करने पे क्या हुआ, रेंडर कॉल हुआ, उसके बाद कंपोनेंट डीड अपडेट कॉल हुआ। फिर से मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, रेंडर कंपोनेंट डीड अपडेट। फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ, रेंडर कंपोनेंट डीड अपडेट, डिक्रीमेंट करता हूँ, रेंडर कंपोनेंट डीड अपडेट, रीसेट करता हूँ, रेंडर कंपोनेंट डीड अपडेट। तो ये समझे होगे कि लाइफ साइकिल कंपोनेंट कैसे काम करता है। जब भी कोई भी कंपोनेंट लोड होगा, रेंडर होगा, सबसे पहला कंस्ट्रक्टर, उसके बाद रेंडर, उसके बाद कंपोनेंट डीड माउंट, उसके बाद कुछ भी अपडेट होगा तो रेंडर, उसके बाद कंपोनेंट डीड अपडेट। इस तरीके से ये चलता है पूरा लाइफ साइकिल फंक्शन। तो आपसे ये समझ में आया हो लाइफ साइकिल। इसको याद रखना हमेशा, कौन से स्टेप्स क्या है एग्जीक्यूट होने के। कंस्ट्रक्टर है, रेंडर है, देन कंपोनेंट डीड अपडेट है, कंपोनेंट डीड माउंट है, उसके बाद कोई भी अपडेट होता है तो रेंडर एंड कंपोनेंट डीड अपडेट कॉल होता है। एंड अनमाउंट होने पे जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे या फिर बंद करेंगे तो उस समय कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो जाएगा। कंपोनेंट विल अनमाउंट, यहाँ पर तुम देख सकते हो, कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो जाएगा इस तरीके से। तो आपको इस पर समझ में आया हो कि हम लोग किस तरीके से लाइफ साइकिल कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। किसी कोई डाउट इसके अंदर लाइफ साइकिल में। जस्ट ये एक फंक्शन है और हमको समझना है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, इट इज लाइक अ फंक्शन और हमको बस समझना है कि वो एग्जीक्यूट कब होता है। अगर समझ में आ गया तो बस हो गया। तो इसमें कोई डाउट किसी को। शाश्वत, मयूरेश, नो, चलो ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है किसी को। तो एक चीज याद रखना, जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करो, राइट। क्योंकि टास्क नहीं कर रहे हो मतलब तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर तुम्हारा समझो वो जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसमें तुम कुछ बना रहे हो, अगर तुमको फिर डाउट वगैरह भी नहीं आ रहा होगा, इसीलिए क्योंकि तुम कर ही नहीं रहे हो प्रैक्टिस। जब तुम प्रैक्टिस करोगे हो सकता है तुमको डाउट वगैरह है, फिर तुम उसको सर्च करोगे, थोड़ा और सीखोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जितने भी टास्क दिए गए, जितने भी टास्क असाइन किए गए, वो आप कंप्लीट करके लो। ठीक है, तो आज का सेशन हम इधर बंद करते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट नहीं है तो आज का सेशन इधर ही बंद है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर आज का सेशन इधर ही बंद।